नमस्कार। कॉलेज शिक्षा विभाग राजस्थान द्वारा आयोजित किए जा रहे इस ज्ञान सुधा कार्यक्रम में हमारे सभी दर्शकों का स्वागत है। हम कॉलेज शिक्षा की ओर से यह कार्यक्रम ज्ञान सुधा जो हमारे प्रतियोगी परीक्षाओं की तैयारी कर रहे हैं उन युवाओं के लिए लेकर आए हैं। ज्ञान सुधा कार्यक्रम में हम प्रतियोगी क्षमता विकास, मार्गदर्शन एवं मोटिवेशन कार्यक्रम संबंधी प्रोग्राम्स लेकर आ रहे हैं। ज्ञान सुधा कार्यक्रम ऑनलाइन लाइव सेशंस का एक नया कार्यक्रम आपके साथ लेकर आया है। इस कार्यक्रम में अगर हम देखें, ये प्रोग्राम केवल बुधवार और शनिवार के दिन ही आयोजित किए जाते हैं कॉलेज शिक्षा विभाग द्वारा। और इसमें आज जो दूसरा दिन है कार्यक्रम का, उसका पहला सत्र आज 19 जून को जो आयोजित हो रहा है, वह सत्र सफलता के मंत्र पर आधारित है। और सफलता के मंत्र प्रतियोगी परीक्षाओं से संबंधित जो मंत्र हैं, उसमें आज हमारे साथ वक्ता हैं डॉक्टर समित शर्मा जी, जो शासन सचिव है सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता विभाग से। आज जो पहला सत्र हो रहा है मित्रों, ये प्रतियोगी परीक्षाओं की तैयारी, जिसमें बहुत छोटी छोटी बातें लेकिन बहुत महत्वपूर्ण बातें होती हैं जिनका ध्यान रखना चाहिए। हमारे मार्गदर्शक वक्ता, उन्हें मैं आपको ऊपर बताना चाहूंगा कि डॉक्टर समित शर्मा जी। डॉक्टर समित शर्मा जी बाय प्रोफेशन मेडिकल डॉक्टर भी हैं, मेडिकल डॉक्टर रहे हैं। आपने एमडी पेडियाट्रिक्स में की है, उसके बाद आप आईएएस में आए। और आप सबको याद होगा राजस्थान में जो निःशुल्क जांच एवं दवा योजना जो आरंभ की गई थी मित्रों, उसके सूत्रधार डॉक्टर समित शर्मा साहब हैं। आप ही की जो ये जो नवाचार था, जिसको पूरे भारत सरकार ने सराहा और राज्य के मतलब भारत के कई राज्यों में ये कार्यक्रम जो लागू किया गया, उसके सूत्रधार समित शर्मा साहब हैं। आपको सर बहुत बहुत बधाई। इस कार्यक्रम में एक बार आपका पुनः स्वागत सर। मैं डॉक्टर विनोद भारद्वाज इस कार्यक्रम के मॉडरेटर के रूप में आपके साथ हूं। सभी दर्शकों का नमस्कार। एक बार पुनः स्वागत और अभिवादन। और मित्रों, आज हम इस कार्यक्रम को आरंभ करने जा रहे हैं इस बात के साथ, हमारे दर्शकों ने जो हमारे साथ साझा की है वो बात, जिसमें प्रतियोगी परीक्षाओं की तैयारी करने के लिए काफी सारे इश्यूज आते हैं। तो हम डॉक्टर समित शर्मा साहब से इस बात के साथ शुरुआत करना चाहेंगे कि सर, हमारे बहुत सारे दर्शकों ने कहा कि हम नौकरी कौन सी के लिए प्रतियोगी परीक्षा का फॉर्म भरें। नमस्कार विनोद जी और सभी श्रोतागण जो हैं, जो स्टूडेंट्स हैं, जो तैयारी कर रहे हैं और आगे प्रतियोगी परीक्षाओं में बैठने वाले हैं, आप सबका बहुत बहुत स्वागत है। और मुझे ये अवसर देने के लिए आपके विभाग का भी बहुत बहुत आभार, धन्यवाद। आपने बहुत एक अच्छा क्वेश्चन पूछा है कि कौन सा जॉब चुने। बहुत सरल उत्तर है इसका, जो आपको पसंद हो, जो आपका पैशन हो, जो आपकी अभिरुचि का हो, जो आपकी लाइकिंग का हो, जो आपकी योग्यताओं से और जो आपकी क्षमताएं हैं उससे, और जो भी आप जॉब चुनना चाहते हैं उसमें क्या क्या कार्य आपको करने होंगे, क्या क्या आपके कर्तव्य हैं, क्या आपकी भूमिका रहेगी, क्या उनका आपस में मेल है। अगर उनका मेल है तो उसी जॉब को हमें चुनना चाहिए। अगर आपको पुलिस सेवा अच्छी लगती है तो वो चुनना चाहिए। दूरसंचार, इंजीनियरिंग बनना, इंजीनियरिंग करना, या डॉक्टर बनना, या दुनिया का कोई भी प्रोफेशन। मेरा ये मानना है कि दुनिया के सभी प्रोफेशंस हैं वो समान होते हैं। उसमें वो एक दूसरे से भिन्न तो होते हैं पर एक दूसरे से छोटे या बड़े नहीं होते। और ये व्यक्ति की योग्यता पे निर्भर है कि वो जहां भी जो जो भी प्रोफेशन जो उसके जीवन काल में वो चुनता है अपने लिए, उसमें वो कैसा परफॉर्म करता है, उसके ऊपर निर्भर करता है। मुझे पता है मेरा ये उत्तर आपकी जो दुविधा है उसको बढ़ा देगा, पर इसका कोई कोई भी आपको इसका उत्तर नहीं दे सकता आपके स्वयं के अलावा। और आप खुद अपने आप से जाने कि आपको क्या पसंद है। मैं आपको ऐसा इसलिए कह रहा हूँ कि अपने लिए प्रोफेशन चुनना एक तरह से जीवन साथी चुनने के समान है। तो जैसे अपन गुण मिलाते हैं हिंदू धर्म में, तो वैसे आप गुण मिलाने से आप कितने गुण मिल रहे हैं। अगर 36 गुण मिल रहे हैं तो मतलब वो प्रोफेशन आपके लिए बहुत अच्छा है, क्योंकि जीवन भर आपको अपने जीवन साथी की तरह उस प्रोफेशन के साथ भी रहना है। और बहुत जरूरी है कि आपकी अभिरुचि का हो, क्योंकि उसको आपको जीवन भर करना है उस काम को। मैं आपको एक बात और कहना चाहूंगा कि अगर आपको अपने काम में आनंद आता है तो आप अपनी लाइफ में एक्सेल कर सकते हैं। मैं आपको कहना चाहूंगा, जो एरिस्टोटल ने कहा था, प्लेजर इन द जॉब पुट्स परफेक्शन इन द वर्क। तो आप कुछ भी काम करें, अगर आप कोई लेखन का कार्य करना चाहते हैं तो आप शेक्सपियर बन सकते हैं, पेंटिंग का कार्य करना चाहते हैं तो माइकल एंजेलो बन सकते हैं, और प्रशासनिक सेवा का काम करना चाहते हैं तो टीएन शेषन बन सकते हैं, या कुछ भी बन सकते हैं। पर वही चुने जो आपको सबसे पसंद हो। देखिए, स्नातक की पढ़ाई के साथ साथ कंपटीशन की तैयारी करने में कोई हर्जा नहीं है। पर सबसे पहले तो आपको अपना लक्ष्य तय करना पड़ेगा। आपका लक्ष्य स्नातक करना है या आपको प्रतियोगी परीक्षा में चयन आपका लक्ष्य है। अगर आपके लक्ष्य कंपटीशन में सिलेक्शन है तो आप मान लेना कि आपकी स्नातक की परीक्षा बहुत आसानी से वैसे ही
पार हो जाने वाली है, उसमें कोई बहुत एफर्ट आपको डालने की जरूरत नहीं है। और कुछ बच्चे हैं वही सोचते हैं कि पहले मैं ग्रेजुएशन कर लूं फिर मैं कंपटीशन की तैयारी करूंगा। तो अगर वो ऐसा सोचते हैं तो मेरी राय में वो उचित नहीं है। अपने को साथ साथ तैयारी कर शुरू कर देनी चाहिए। एक एक चाइनीज प्रोवर्ब भी है, क्योंकि अब मैं इसलिए बताना चाह रहा हूँ कि कुछ बच्चे होंगे जिन्होंने अब तक करी नहीं होगी मेरी बात सुन के, अब उनको लगा होगा कि अरे भाई हम तो पहले ग्रेजुएशन कर रहे थे या पोस्ट ग्रेजुएशन कर रहे थे, सोच रहे थे हम पहले एमफिल कर लेंगे उसके बाद हम यूपीएससी में या अन्य किसी एग्जाम की तैयारी में बैठेंगे। तो उनको भी कोई चिंता करने की बात नहीं है। पहली बात तो ये कि आप अगर कंपटीशन की तैयारी कर रहे हैं तो आपका एक ऑप्शनल कॉमन होता ही है। और ऑप्शनल के बारे में आप क्वेश्चन पूछेंगे, वही मैं आपको बता दूं कि ऑप्शनल वही चुनना चाहिए जो आप जिसमें आप पढ़े हो, जिसमें आपकी एक तरह से पकड़ है, जिसमें आपका ग्रिप है। और कोई भी ऑप्शनल ऐसा नहीं होता कि वो ज्यादा स्कोरिंग होता है कम स्कोरिंग होता है, इस तरह की बातें काफी स्टूडेंट्स करते हैं, कोचिंग इंस्टीट्यूट्स करते हैं, ऐसा नहीं है। दूसरा, आप अगर कंपटीशन की तैयारी कर रहे हैं तो आपका ग्रेजुएशन अपने आप बहुत अच्छा होगा, हो सकता है आप यूनिवर्सिटी में या अपने कॉलेज में टॉप भी कर लें। और तीसरी बात, अगर अब तक आप ऐसा नहीं कर रहे थे तो आज से अभी से तत्काल आप शुरू कर दें, क्योंकि एक चाइनीज प्रोवर्ब है कि द बेस्ट टाइम टू प्लांट अ ट्री वाज 10 years बैक, बट द अच्छा। सेकंड बेस्ट टाइम इज टू डू इट नाउ। अगर आपने नहीं भी किया तो अब आप आज से इसको शुरू कर दें, इसमें कोई हर्जा नहीं है, कोई नुकसान नहीं है। रेदर मैं आपको कह रहा हूँ कि जिसका बाद में कंपटीशन में सिलेक्शन होता है और अक्सर उसका अगर यूनिवर्सिटी का रिजल्ट मान लो कि देर से आता है, लेट आता है, तो अपनी यूनिवर्सिटी में भी टॉपर्स में आता है, इसमें कोई दो राय। बिल्कुल। देखिए, अगर आपने अपना लक्ष्य एक रखा है कि आपको कोई भी प्रतियोगी परीक्षा में आपको अपियर होना है, तो आपने जिस दिन ये तय किया था उसी दिन से आपको तैयारी प्रारंभ कर देनी चाहिए। और अगर आप स्नातक कर रहे हैं तो साथ साथ जैसा आप बता रहे हैं कि करंट अफेयर्स का है, जो समसामयिक विषय है उसकी जानकारी रखना, जो जनरल स्टडीज है, जो अन्य जो विषय हैं उसके बारे में लगातार आपको पढ़ते रहना चाहिए। दो बातें हैं इसमें, एक तो ये कि आपको कंपटीशन में निश्चित रूप से हेल्प करने वाली है। दूसरी बात, these things will make you a better human being, a more knowledgeable person। आप अपना कोई भी जॉब करेंगे लाइफ में, डेफिनेटली ये चीजें आपको हेल्प करेंगी, आपको अपनी लाइफ में भी हेल्प करेंगी। तो इसमें आपने को कोई देर नहीं करनी चाहिए और दोनों साथ साथ चलनी ही चाहिए, इसमें कोई आपत्ति वाली बात नहीं है। सर, एक दर्शकों ने सर हमारी जो बात हमारे साथ भेजी है, इससे पहले उन्होंने कुछ हमें लिख के भेजा, पर एक सवाल ये आता है कि सर वो ये जानना चाहते हैं कि जो प्रतियोगी परीक्षा में की तैयारी करते हैं, प्रतियोगी परीक्षा में सफलता के लिए कैसे तैयारी की जानी चाहिए, क्या करना चाहिए, क्या चीजें ऐसी है जो नियमित होनी चाहिए? सर, इस पर वो आपसे मार्गदर्शन चाहते हैं हमारे दर्शक। देखिए, द स्टार्टिंग पॉइंट इज गोल सेटिंग। सबसे पहले आप अपना लक्ष्य तय कीजिए। मैं आपको लुई कैरोल ने एक नॉवल लिखा था एलिस इन वंडरलैंड, और उसमें जो एलिस एक छोटी बच्ची है, वो जब अब आगे जा रही होती है तो दोराहा आ जाता है, उसमें एक चेशायर कैट है, एक पात्र है, बिल्ली है गुरु के रूप में। तो वो अपने गुरु से पूछती है कि विच रोड शुड आई टेक, मैं कौन सी राह चुनूं। तो बिल्ली उससे पूछती है, जो उसकी गुरु है, कि तुम्हें कहाँ जाना है। तो एलिस कहती है मुझे नहीं पता, आई डोंट नो। तो बिल्ली कहती है देन हाउ डज इट मैटर, टेक एनी रोड, यू विल रीच समवेयर। तो अल्टीमेटली द स्टार्टिंग पॉइंट इज गोल सेटिंग। अगर आपको क्या करना है और उसको जितना जल्दी कर लें, द सूनर द बेटर, उसका कोई मुकाबला नहीं है। और गोल सेटिंग के बाद आपके अंदर, गोल सेटिंग विदाउट हार्ड वर्क इज जस्ट अ ड्रीम, वो सिर्फ एक सपना है। सपने पूरे करने के लिए आपको आपकी तीव्र इच्छा शक्ति चाहिए, आपका कमिटमेंट चाहिए, रेस्पॉन्सिबिलिटी चाहिए, हार्ड वर्क चाहिए। ये जो इंग्रेडिएंट्स आप उसमें ऐड कर देते हैं और आपका एक क्लियर रोड मैप होता है, उस पर आप चलते जाते हैं, तो मैं समझता हूँ न सिर्फ प्रतियोगी परीक्षा में बल्कि जीवन में किसी भी प्रोजेक्ट में, किसी भी काम में जो आप अपने हाथ में लें, आपको निश्चित रूप से सक्सेस ही मिलेगा। मैं आपको एग्जाम्पल देना चाहता हूँ, देखो माइकल फेलिप्स का। तो आपने शायद नाम सुना होगा अधिकतर लोगों ने। माइकल फेलिप्स वो व्यक्ति थे जिन्होंने अभी पिछले ओलंपिक्स में 8 गोल्ड मेडल स्विमिंग में जीते, और टोटल दुनिया भर में सबसे ज्यादा स्विमिंग में गोल्ड मेडल जीतने वाले, 23 गोल्ड मेडल जीतने वाले वो अकेले व्यक्ति हैं। कई लोगों को आश्चर्य होता है, पर माइकल फेलिप्स कहते हैं कि अगर आप मेरी जीवनी को देखो और आप ये देखो कि साल में 365 दिन मैं 8 घंटे स्विमिंग पूल में रह करके स्विमिंग करता था, तो आपको बिल्कुल आश्चर्य नहीं होगा। तो ये जो एक जो आपका जो सक्सेस है, सक्सेस का मंत्र हार्ड वर्क ही है। देयर इज नो शॉर्टकट, वो कहीं संभव नहीं है। कोई स्मार्ट वर्किंग, कोई उसमें कोई दूसरा कोई फॉर्मूला या कोई शॉर्टकट बिल्कुल भी नहीं है। और उन्होंने ये 15 वर्ष की उम्र में ही पहला गोल्ड मेडल जीत लिया था, आप समझिए।
तो जब ये जो 15 वर्ष से और 28 वर्ष में जब उन्होंने 23 गोल्ड मेडल जीते, ये जो सफर था उससे पहले से वो उसकी तैयारी कर रहे थे। और यही काम अब किसी को भी ले लें, मैराडोना को ले लें या सचिन तेंदुलकर को ले लें या जिस भी व्यक्ति को आप सक्सेसफुल देखते हैं, तो अपने लाइफ का सब्सटेंशियल पार्ट वो अपने जो भी गोल होता है, जो अपने लिए लाइफ में सेट करते हैं, उसको अचीव करने में लगाते हैं। और जब अब उतने आवर्स ऑफ ट्रेनिंग आपकी हो जाती है, तो आपका एक सर्टेन लेवल आपका अचीव हो जाता है। जैसे लंबी कूद प्रतियोगिता होती है, ऊंची कूद प्रतियोगिता होती है, तो ऊंची कूद में से बार लगा रहता है कि साहब ये 6 फुट जो एशियन गेम्स है उसमें तो जो 6 फुट कूद लेगा उसको एशियन गेम्स में जीत सकता है, ओलंपिक्स में 6.5 फुट या 7 फुट। तो अपन इतनी प्रैक्टिस जब करते हैं और वो एक उस बार तक जब हमारा अचीवमेंट आ जाता है, तो डेफिनेटली फिर कोई भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम हो, हमारा निश्चित रूप से सिलेक्शन हो सकता है उसमें। तो सक्सेस का मंत्र जो यही है, गोल सेटिंग और फिर एक क्लियर अपना ब्लूप्रिंट बना के उसको एग्जीक्यूट करना, दिन प्रतिदिन उस पर काम करना, दिन प्रतिदिन मेहनत करना। इसमें बहुत महत्वपूर्ण है, जो मैं बार बार ये वर्ड काम ले रहा हूँ, दिन प्रतिदिन। इसका मतलब है डेली रूटीन, आपका सिस्टमिक डेली रूटीन। अगर आपको सुबह 6 बजे से या 8 बजे से अगर आपको रात को 8 बजे तक पढ़ना है, 12 घंटे या 16 घंटे पढ़ना है रोज, तो मैं समझता हूँ बहुत ज्यादा महत्वपूर्ण है कि नियमित रूप से आप उसको ऐसा करें। ये अगर इतनी लॉन्ग सिटिंग नहीं है, इतनी परसिवरेंस नहीं है, तो मैं नहीं समझता आप उसको एग्जाम को क्लियर कर पाएंगे। और अगर इतनी है, तो मैं नहीं समझता दुनिया में कोई भी एग्जाम ऐसा है जिसको आप क्लियर नहीं कर सकते। दूसरी बात जो मैं स्टूडेंट्स को बहुत इंपॉर्टेंटली शेयर करना चाहता हूँ, बीइंग अ डॉक्टर ऑल्सो, कि जैसे हमारी जो लर्निंग होती है, ये एक बड़ा साइंटिफिक प्रोसेस है। और लर्निंग में 2-3 स्टेजेस होती हैं। पहली तो होती है रीडिंग। जैसे कई स्टूडेंट्स मुझे मिलते हैं कि सर मैं पढ़ता तो बहुत हूँ, 8-10 घंटे पढ़ता ही रहता हूँ, पर मैंने 3 बार हो गया मेरा सिलेक्शन नहीं हुआ। मैं उससे पूछता हूँ भाई तू बता भारत के संविधान में क्या लिखा है, ये कौन कौन सी इक्वलिटी लिखी है, इसमें कौन सी गारंटीड है, ये इस फलाने आर्टिकल में क्या लिखा है, तो बता नहीं पाते। बोले साहब संविधान तो मैंने पढ़ा है। तो मैं अगर ऐसा पढ़ा हुआ किसी काम का नहीं है यदि वो समय पर आप उसको रिकॉल नहीं कर पाए। तो लर्निंग के 3 स्टेजेस होती हैं, ये मैं आपको बताना चाहता हूँ। रीडिंग, जो कि हम में से अधिकतर लोग करते ही हैं, वो आप मेहनत करते हैं, वो झूठ नहीं बोल रहा है स्टूडेंट। दूसरा है रजिस्ट्रेशन। रजिस्ट्रेशन यानी जो आप पढ़ते हैं वो आपके दिमाग में दर्ज हो जाए। और तीसरा है रिकॉल, कि जब वो सवाल पूछा जाए एग्जाम में, तो आप वहां पे उसको, आपका माइंड है उस पॉइंट पे जाए। ये जो मेमोरी है बड़ा साइंटिफिक प्रोसेस है। और जिस प्रकार लाइब्रेरी में बुक शेल्फ्स होती हैं और अलग अलग किताबें रखी रहती है अलग अलग विषय की, उसी प्रकार हमारे ब्रेन के अंदर मेमोरी में ये अलग अलग विषय जिसका आप अध्ययन करते हैं वो जाके वहां स्टोर हो जाते हैं। तो वह निश्चित रूप से व्यवस्थित रूप से स्टोर हो, और जब जो जिस विषय की किताब हमें चाहिए, जो भी क्वेश्चन पूछा गया उससे संबंधित जो आंसर है, वो हम रिट्रीव कर पाए, रिकॉल कर पाए और आंसर में लिख पाए। ये बहुत जरूरी है। और इसका क्या मंत्र है? इसका मंत्र है रिवीजन। क्योंकि अगर हम उसको सिर्फ रीडिंग करके छोड़ देते हैं, तो हमें वो उस पर पारंगतता नहीं होती। रिवीजन कैसे करें? एक एक साइंटिफिक स्टडी है, वो ये कहती है कि जो भी हम पढ़ते हैं उसका 78% हिस्सा 24 घंटे में भूल जाते हैं। तो मैं उसको कहता हूँ विनोद जी, थ्रोइंग टू द गार्बेज या थ्रोइंग टू द डस्टबिन। आपने पढ़ा भी पर वो बेकार गया, वो आपके काम नहीं आया, पढ़ के आपने फेंक दिया। तो आप क्या करें, जो भी आप पढ़ें उसको आप रात को रिवाइज करें, 10 मिनट आधा घंटा ही रिवाइज करें, फिर आपको उतना समय नहीं लगेगा। एक बार आपने 8 घंटे चीज को पढ़ लिया है, तो हार्डली 8 मिनट में या आधे घंटे में आप उसको रिवाइज कर सकते हैं। उससे अगले दिन जब आप नया नया सब्जेक्ट शुरू करते हैं या नए टॉपिक शुरू, वो वापस रिवाइज करें। एक्चुअली ये थोड़ी सी ये कष्टदायी प्रक्रिया होती है उसको रिकॉल करने की, रिवाइज करने की। तो स्टूडेंट उससे बचता है, वो आगे पढ़ना तो ईजी होता है उसको। और फिर आप उसको वीकली रिवाइज करें, मंथली रिवाइज करें, एग्जाम से पहले फिर रिवाइज करें। अधिकतर स्टूडेंट्स क्या, जैसे पहले पढ़ लिया और फिर एग्जाम से पहले रिवाइज करते हैं। ये जो ड्यूरेशन होता है, तो आपकी जो 70-80% चीजें जो पढ़ी होती हैं, जो आपकी प्रॉपर्ली रजिस्टर नहीं होती या रिकॉल नहीं हो पाती, वो टाइम ही आपका वेस्ट हो गया। तो ये सिस्टमिक डेली रूटीन रखते हुए, और जो बहुत इंपॉर्टेंट है कि आप उसको रिवाइज भी करें। और सबसे इंपॉर्टेंट तो मैंने आपको बता ही दिया कि आपका गोल सेटिंग और गोल को प्राप्त करने की जो तीव्र इच्छा है, वो सर्वाधिक महत्वपूर्ण है। एक कहानी मुझे याद आ रही है इसमें, देखो। एक बार जब सुकरात प्रार्थना कर रहे थे, तो उनका एक शिष्य उनके पास आया। उन्होंने कहा कि गुरुजी मुझे सफलता का मंत्र बताओ। तो गुरुजी ने उसका सिर पकड़ के, और नदी में खड़े थे, और नदी में डुबो दिया। वो तड़फड़ाने लगा, नीला पड़ गया शरीर। उन्होंने उसका सिर वापस बाहर निकाला। उन्होंने कहा कि जब तुम्हारा सर पानी के नीचे था, तो तुम्हें सबसे ज्यादा किस चीज की जरूरत थी? तो उसने कहा ऑब्वियसली हवा की, ऑक्सीजन की। तो गुरु ने कहा कि व्हेन यू वांट सक्सेस एज पैशनेटली, या
जब तक आपके मन में सफलता की उतनी तीव्र इच्छा नहीं हो जब आपका सिर पानी के नीचे था और आपको ऑक्सीजन की थी, तभी आपको सही सक्सेस मिल सकता है। देयर इज नो अदर सीक्रेट। तो ये हाँ, तो क्या होता है कि साहब आप क्या कर रहे हो कि साहब मैं तो तैयारी कर रहा हूँ। कि क्या करोगे साहब? कि साहब मैं तो वो फलाना एसपी बनूंगा साहब, डीओएसपी बनूंगा। अरे तो वो इतना सोच लेना पर्याप्त नहीं है। ये पहली सीढ़ी तो है, पर उसके साथ साथ उसके लिए प्लान करना, उसके लिए ऐसी तीव्र उत्कंठा होना, एक तीव्र इच्छा होना, और उसके बाद फिर हार्ड वर्क होना आपके कमिटमेंट के साथ, रेस्पॉन्सिबिलिटी के साथ, तो निश्चित रूप से आप जीवन में हर देखिए रजिस्ट्रेशन का मतलब है कि जो आप पढ़ रहे हैं वो आपके दिमाग में अंकित हो जाना। अब उसका क्या सर तरीका है? उसके दो तीन सर तरीके हो सकते हैं। सबसे कॉमन तरीका है, जब हम पढ़ते हैं हम अंडरलाइन करके पढ़ें उसको, जो कीवर्ड्स हैं उसको हम अंडरलाइन कर लें। मैं ये सर कोशिश करता हूँ हमेशा, अब भी जब मैं मेरे नोट्स पढ़ता हूँ या कोई नई स्कीम्स हम बनाते हैं आज भी, तो मैं साइड में कीवर्ड्स को लिख लेता हूँ। ठीक है? या सर उससे भी अच्छा तरीका, अगर आपके पास समय, आप अपने नोट्स बना लें या उसी पेज पे साइड में अपने नोट्स बना लें। और फिर आप, अगर उससे भी और अच्छा करना है, तो अपना साथी जो आपका पढ़ाई का साथी है उसको सर आप रिकॉल करके, एफर्ट करके उसको वो सुना भी दें। पक्का सर आपके लाइफ भर में, पूरे जीवन भर के लिए वो अंकित हो जाएगा, फिर वो कभी वहां से जाने वाला नहीं। आज जैसे जब हम तैयारी करते थे, आज समय को 20 साल हो गया, पर कुछ चीजें हैं वो आज भी हमें टिप्स पे वैसी की वैसी याद है। तो इस तरह से वो आपकी परमानेंट मेमोरी में चली जाती है, और वो जाना बहुत आवश्यक है। देखिए, मैं आपको वापस दोहराना चाहूंगा कि जब तक आपकी तैयारी से, आपके एफर्ट से वो एक पर्टिकुलर लेवल नहीं अचीव हो जाता, जो उस कंपटीशन का जो कट ऑफ मार्क्स की जो लिमिट होती है, जो, तो आप सर फिर, हाँ, वो जब तक आपका लेवल, मैं आपको बताऊं, जैसे हम लोग जैसे पीएमटी में पढ़ते थे, बहुत पहले की मैं बात बता रहा हूँ। तो पीएमटी का रिजल्ट आने से पहले हमारे टीचर ने हमें बता रखा था कि भाई ये इस स्टूडेंट का तो सिलेक्शन हो जाएगा। कैसे? क्योंकि क्योंकि उनको पता था कि उन्होंने वो लेवल अचीव कर लिया है। इसी प्रकार जब हम सिविल्स की तैयारी करते हैं, या कभी मैं ऐसे स्टूडेंट से इंटरेक्ट करता हूँ, तो मैं अगर उनसे 5-7 सवाल पूछता हूँ, तो मुझे एक अंदाजा हो जाता है कि इसकी सिलेक्शन होने की संभावना है या नहीं है। तो इट इज ऑल अबाउट मेकिंग दैट एफर्ट, एंड इट इज ऑल अबाउट पुटिंग दैट आवर्स ऑफ स्टडी, दैट आर दैट टोटल, जैसे आपको, जैसे 10,000 घंटे का या 500 घंटे का या 5,000 घंटे, जो भी आपके एफर्ट है उस काम को अचीव करने के लिए, वो अगर आप एफर्ट डाल लेते हैं, तो वो आपका लेवल अचीव हो जाता है, और फिर निश्चित रूप से आपका सिलेक्शन होगा। फिर कोई कारण नहीं, और अगर वो लेवल अचीव नहीं हुआ तो वो आपका सिलेक्शन नहीं होगा। अब वो लेवल कैसे अचीव करना है? लेवल अचीव ऐसे करना है कि जो आपका सिलेबस है वो आपको बहुत क्लियर होना चाहिए, क्या क्या पढ़ना है, कैसे पढ़ना है, सीमित पढ़ना है पर अच्छा पढ़ना है। आजकल ये बहुत शौक है कि साहब मैं ये भी नोट्स ले लूं, ये भी ले लूं, ये भी पढ़ लूं। उसकी बजाय बहुत जरूरी है कि आप कम पढ़ें पर अच्छी तरह पढ़ें, और आपके उसमें कंसेप्ट क्लियर हो, आप उनके आंसर को, जो आंसर हैं उनको लिख पाएं। ये बहुत जरूरी है। आजकल डिस्ट्रैक्शंस भी बहुत ज्यादा हैं। जैसे मोबाइल एक अपने आप में डिस्ट्रैक्शन है। मोबाइल तो एक एक ये मैं समझता हूँ कि दुधारी तलवार की तरह है, जैसे हम यूज करना चाहें वैसे यूज हो जाता है। आज अगर हम देखें तो बहुत सारे जो कोचिंग इंस्टीट्यूट्स हैं उनके मटेरियल, इवन आप यूट्यूब पे देखें तो इतना अच्छा, जो सिविल सर्विसेज के लिए और अदर जो डिफेंस सर्विसेज के लिए और अदर कॉम्पिटेटिव एग्जाम के, इतना अच्छा मतलब ऑडियो विजुअल मटेरियल अवेलेबल है। और ऑडियो विजुअल मटेरियल का इतना इतना फायदा है। मैं जो आपको बता रहा था ना कि जो अगर हम रिवाइज नहीं करते तो जो मेमोरी लॉस 78% तक हो जाता है, तो वो जब हम टेक्स्ट बुक से पढ़ते हैं तो वो स्थिति है। वही चीज अगर हम ऑडियो विजुअल एड से पढ़ते हैं, अगर चित्र भी देखते हैं और उसकी ध्वनि भी सुनते हैं, तो उसका जो रिटेंशन लेवल है वो मच हायर होता है एज कम्पेयर टू जी टेक्स्ट सर बुक। तो इन सब टेक्निक्स को यूज करना चाहिए। ये बहुत कॉमन है। और डर सबको लगता है। जब हमने भी पहली बार जब इस एग्जाम की तैयारी के लिए किया था तो हमें भी डर लगता था, और पहला सवाल होता है और मन में खुद ही लगता है कि हाँ, हमारा सिलेक्शन होगा भी कि नहीं होगा। या कई बार ये लगता है कि हम जिस एग्जाम की बात कर रहे हैं उसके लिए हम योग्य भी हैं कि नहीं। या उनको लगता है कि साहब मैं तो ग्रामीण पृष्ठभूमि का हूँ, मेरी तो इंग्लिश अच्छी नहीं है, या इस तरह कोई उनके दिमाग में होता है। तो मैं आपको एक बात बहुत स्पष्ट कहना चाहता हूँ, इफ यू थिंक यू कैन, यू कैन। इफ यू थिंक यू कांट, यू कांट। बोथ वेज सही यू आर बात राइट। दोनों ही तरह से सही है। तो ये बेसिकली एक आत्मविश्वास की बात है, एक दृढ़ निश्चय की बात है, गोल सेटिंग करके उस पर मेहनत करने की बात है। अगर वो आप कर सकते हैं तो आप जीवन में कुछ भी कर सकते हैं, मैं आपको ये कहना चाहता हूँ, पर वो सर कर एक पाए। सर और जो असफलता की बात आप विनोद जी बता रहे थे, तो ये कॉमन है, और कोई भी व्यक्ति ऐसा नहीं है जो जीवन में असफल ना रहा हो। मैं आपको एक छोटा उदाहरण देना चाहता हूँ, एक ऐसे व्यक्ति का जिसने जब अपना बिजनेस शुरू किया 21 साल पे तो उसमें फेल हो गया। 22 साल में जब पहला चुनाव लड़ा
तो चुनाव हार गया। 24 साल में उसने वापस बिजनेस शुरू किया, बिजनेस में फेल हो गया। 26 साल की उसकी वाइफ की डेथ हो गई उम्र में। 27 साल में उसको नर्वस ब्रेकडाउन हो गया। फिर उसने सीनेटर का चुनाव लड़ा, हारा। फिर वाइस प्रेसिडेंट का चुनाव लड़ा, हारा। फिर सीनेटर का चुनाव लड़ा, फिर हारा। पर अल्टीमेटली वो व्यक्ति 52 साल की उम्र में अमेरिका का राष्ट्रपति बन गया। उनका नाम अब्राहम लिंकन है। तो मैं आपको कहना चाह रहा हूं कि जो फेलियर है, इट इज द स्टेपिंग स्टोन फॉर सक्सेस। वो पहली सीढ़ी है सफलता की, असफलता। और जब तक आप हार जब तक नहीं होती जब तक आप हार ना मानो। अगर जैसे जब कुश्ती होती है, तो जब जब रेफरी, जब एक प्रतिद्वंदी है वो जब धरती पे गिर जाता है और रेफरी काउंट करता है, तो आप समझ रहे हैं। तो जब तक आप वो 10 तक की गिनती हो रही है और आप अगर हार नहीं मानो और आप उड़ जाओगे, तब तक आप विजेता ही हो। और अगर ऐसे बार बार गिरकर उठते रहोगे, तो निश्चित रूप से जो आपने जीवन में तय किया उसे आप प्राप्त कर सकते। कि कोशिश करने वालों की कभी हार नहीं होती, और ये एक सकारात्मक संदेश भी है। और सर, इसी से जुड़ी एक चीज हमारी कुछ दर्शकों ने लिखा है कि वो ये जानना चाह रहे हैं कि हमारे पास उतना न तो समय है न संसाधन है कि हम कोचिंग्स भी ले पाएं, लेकिन क्या घर से बैठकर हम तैयारी कर सकते हैं? और दूसरा सर ये है कि एक पक्ष ये भी कहता है हमारे कुछ दर्शकों का कि क्या सफलता के लिए, जो प्रतियोगी परीक्षाओं में सफलता है, उसके लिए क्या कोचिंग्स की सहायता लेना आवश्यक है? देखिए, मैं यहाँ से शुरू करता हूँ कि मैंने कोचिंग नहीं ली थी। और बहुत सारे ठीक है। जो, हाँ, बहुत सारे जो एस्पिरेंट्स होते हैं सिविल सर्विसेज के और अदर एग्जाम्स के, वो उनका बिना कोचिंग के सिलेक्शन होता है। पर मेरा ये मानना है कि जो सिंसियर स्टूडेंट्स हैं, जो कि कोचिंग का लाभ ले सकते हैं सर। और और उसका भरपूर उपयोग कर सकते हैं एज अ टूल और एज एन इंस्ट्रूमेंट, उनको सर। कोचिंग गिव्स अ कम्पिटिटिव एडवांटेज। एक्चुअली कोचिंग से क्या फायदा होता है? कोचिंग से कोई सा भी कोचिंग इंस्टीट्यूट भिन्न हो सकता है, उससे बहुत फर्क इतना नहीं पड़ेगा जितना आपके कमिटमेंट और आप कोचिंग से कितना ग्रहण करना चाहते हैं उस पर निर्भर करता है। और उससे पहले सर। मैं ये भी कह दूं कि ऐसा बिल्कुल नहीं है कि अगर आपने कोचिंग ज्वाइन कर ली तो आपका सिलेक्शन हो जाएगा। ऐसा बिल्कुल नहीं है, रादर होता है जी उसका सर। उल्टा है। जो कोचिंग ज्वाइन करने वाले में से काफी लोगों का सिलेक्शन नहीं होता है, अधिकतर लोगों का नहीं होता, क्योंकि वो उतने सिंसियर नहीं होते और वो सोचते साहब अब तो हमने कोचिंग ज्वाइन कर ली, अब तो उनकी जिम्मेदारी हमें पास कराने की, अब हमारे लिए क्या है। बट जो हार्ड वर्किंग है, पूरे डेडिकेटेड हैं, कमिटेड हैं, रेस्पॉन्सिबल हैं, फुल टाइम एंड अपना एफर्ट डालते हैं, जो अपने गोल के प्रति पूरी तरह से वचनबद्ध हैं, उनको कोचिंग बहुत सहायता कर सकती है कई तरह से। एक तो उससे रेगुलरिटी बनी रहती है, आपका डेली शेड्यूल है वो बना रहता है। हो सकता है आप अकेले अगर पढ़ रहे हो तो कभी ऐसा आलस आ जाए कि नहीं यार 1 घंटे बाद पढ़ लेंगे, या फ्रेंड आ गया उसके साथ बैठ लेते हैं, फिर आपके बहुत एक जो समयबद्धता रहती है, जो रूटीन टाइम टेबल आपका बिल्कुल सेट रहता है। दूसरा, कोचिंग से आपको काफी हद तक प्रॉपर गाइडेंस मिलती है। नहीं तो सर। नॉर्मली क्या होता है, फर्स्ट अटेम्प्ट में फेल होने के बाद वो समझ में आता है कि ये पैटर्न था, तब तो 1 साल तो उसका स्टूडेंट का समझने में लग जाता है कि क्या रिक्वायरमेंट है, क्या पढ़ना है, क्या नहीं पढ़ना है, कौन से एग्जाम कैसे में कैसे अपियर होना है, एमसीक्यू कितने करने हैं, ऐसे में कितनी तैयारी करनी है। तो ये बहुत हेल्प मिलती है। कोचिंग में आपके बहुत सारे जो और साथी हैं जो तैयारी कर रहे हैं, अगर आप उनसे एक स्वस्थ प्रतिस्पर्धा रखते हैं, तो आपको कंपटीशन का माहौल भी मिलता है। फिर कोचिंग सर। वाले जैसे हैं, वो रेगुलर आपका एग्जाम्स और एवेल्यूशन भी करते हैं, आपको फीडबैक भी देते हैं। आजकल तो जो आंसर राइटिंग की प्रैक्टिस भी कराते हैं। तो सर। इस तरह से अगर, हाँ, पर कोचिंग का लाभ उतना ही मिलेगा जितना आप कोचिंग से लाभ लेना चाहते हैं। और अगर सर। आपकी परिस्थिति ऐसी है आप नहीं ले सकते, तो भी कोई ऐसी निराशा की बात नहीं। जैसे मैं मेरा ही बता रहा हूँ, हम, क्योंकि मैं ऑलरेडी जॉब में था, तो अधिकतर लोग जो कोचिंग की कॉम्पिटिटिव एग्जाम की तैयारी करते हैं, जॉब में होते हैं, तो उनके लिए पॉसिबल नहीं भी है तो भी कोई फर्क नहीं पड़ता। बट इसका कुछ प्लस एडवांटेज, कुछ पॉजिटिव एडवांटेज मिलता है। सर, एक जो है, ये जो प्रतियोगी परीक्षाओं की तैयारी करते हैं, सॉरी, और आपने जैसा सही बताया कि ये आवश्यक नहीं है कि केवल अर्थाभाव में ही जो है जो लोग तैयारी के लिए नहीं कर पाते हैं, कोचिंग नहीं ले पाते हैं, कई बार अपनी नौकरी में होते हुए भी इस तरह की सर वो समस्याएं होती हैं कि वो नौकरी वो ज्वाइन नहीं कर सकते। सर, हमारे कुछ दर्शकों ने ये पूछा है कि प्रतियोगी परीक्षाओं की तैयारी करने का ठीक तरीका क्या है? किस तरह वो अपनी तैयारी शुरू करें और किस तरह तैयारी करें ताकि सफलता को प्राप्त कर सकें? देखिए, सबसे पहले तो जो परीक्षा जिसमें आप अपियर होना चाहते हैं उसकी रिक्वायरमेंट्स क्या क्या है। जैसे अगर यूपीएससी की तैयारी करना चाहते हैं, तो यूपीएससी का जो ब्रोशर आता है उसके नोटिफिकेशन साथ, उसमें लिखा है कि उनको किस तरह का स्टफ चाहिए। अगर वो आप, है ना, तो वो सब आपने अपने अपने गुण देखने पड़ेंगे। फिर आपको देखना पड़ेगा कि कितने पेपर्स हैं, किस पेपर में क्या क्या टॉपिक्स हैं, किस टॉपिक को कितना वेटेज है। फिर जो पुराने 15 साल के या 20 साल के जो क्वेश्चंस आए हैं, वो आपको उसको स्टडी करना पड़ेगा, उससे आपको पैटर्न समझ में आएगा, उसकी आप प्रैक्टिस करेंगे। और इसके हिसाब से आप अपना रोड मैप बनाएंगे,
अपना मंथली और वीकली टाइम टेबल बनाएंगे, मैं तो कहूंगा डेली टाइम टेबल भी बनाएं, आप उसके हिसाब से चलें। ट्राई टू, अगर आप उसको 90-95% भी फॉलो कर पाते हैं बहुत बड़ी बात है। कई लोग क्या टाइम टेबल बनाते हैं, है ना, तो ठीक है, अक्षरशः नहीं कर पाते। मेरी आदत थी, जैसे मैं जिस दिन का जो टाइम टेबल होता था, तो भले फिर रात को 2 बज जाए या 3 बज जाए, मेरी कोशिश रहती है कि इसको करके सोना है, भले अगले दिन थोड़ा लेट उठ जाएंगे। तो उससे तो वो जो आप स्वयं अपने आप से जो कमिटमेंट कर रहे हैं उसको अगर पूरा करके आगे बढ़ते जाएंगे, तो निश्चित रूप से आप फिर कोई कारण नहीं है कि आपका सिलेक्शन नहीं। सर, एक आज के इस सत्र का एक अंतिम बिंदु जो हम आपसे जानना चाहेंगे, आपसे मार्गदर्शन चाहेंगे हमारे दर्शक, और वो ये है कि सर ये प्रतियोगी परीक्षाओं की तैयारी करते समय कौन कौन सी सावधानियां रखनी चाहिए ताकि हम अपने उद्देश्य से न भटकें और सफलता हासिल कर सकें। सावधानियों की बात जानना चाहते हैं हमारे दर्शक। देखिए, सावधानी, सबसे बड़ी सावधानी तो ये कि अर्जुन की तरह अपने लक्ष्य पे नजर बराबर बनाए रखें। वो नहीं चूकना चाहिए, वो इधर उधर नहीं आना चाहिए। वो अगर वो रहा, फिर सारी दुनिया एक तरफ और आपका लक्ष्य एक तरफ। जब तक ये आप उसको फुल टाइम नहीं देंगे, तो फिर बाधा उत्पन्न हो जाएगी। दूसरा, जो डिस्ट्रैक्शंस हैं, तो अगर आपने लक्ष्य के प्रति आपका कमिटमेंट है, तो डिस्ट्रैक्शन पे आप ऑलरेडी नहीं जाएंगे। फिर आप देन यू मेक अ चॉइस नॉट टू रोम आउट विथ फ्रेंड्स। यू मेक अ चॉइस नॉट टू स्पेंड टाइम ऑन सोशल मीडिया और व्हाट्सएप। फिर आप खुद, क्योंकि मैं आपको बताना चाह रहा हूँ कि जब आप प्रतियोगी परीक्षा की बात करें, अगर ग्रेजुएशन करें, दैट इज अ डिफरेंट इशू। तो आपका एक एक दिन, आपका एक एक घंटा और एक एक क्षण महत्वपूर्ण है। क्योंकि अगर आपने ये तय किया है कि आज 4 घंटे मुझे वेस्ट करने हैं या मेरी पढ़ाई के लिए उपयोग नहीं करना है, तो यू ऑल्सो चूज टू एग्री टू गेट 2 मार्क्स और मे बी 1 मार्क लेस। या मान के चलो, उसका उस दिन इम्पैक्ट आएगा जिस दिन जब आप एग्जाम की तैयारी कर रहे होंगे, जब इंटरव्यू में अपियर हो रहे होंगे। तो ये अपने को ध्यान रखना है। तो जो भी डिस्ट्रैक्शंस हैं, टाइम वेस्टर्स हैं किसी भी तरह के, तो उन, चाहे आपके सोशल ऑब्लिगेशंस हैं, चाहे आपके शौक है कुछ समय के लिए, उनको आप दूर करके रखें। अच्छा, मैं आपको ये भी नहीं कह रहा कि अगर आप किसी भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं तो आप और कुछ भी ना करें। यू स्पेंड टाइम ऑन योर हेल्थ, योर एक्टिविटीज ऑफ डेली लाइफ, जो आपके दिन भर जो भी वेंचर है। अगर आपको फ्रेंड्स के साथ समय निकालना है, बात करनी है या व्हाट्सएप करना है, देन यू फिक्स टाइम फॉर इट। बट देन यू हैव टू कंपार्टमेंटलाइज, बहुत क्लियरली आपको टाइम डिस्टिंक्शन करना पड़ेगा। ये मेरे वॉकिंग करने का, ये एक्सरसाइज का समय का है, ये 15 मिनट या आधा घंटा फ्रेंड्स के लिए समय है, ये मेरी फैमिली मेंबर्स के लिए, और ये 8 घंटे या 10 घंटे तो होल हार्टेडली मैं पढ़ाई को ही दूंगा और इसमें कोई कॉम्प्रोमाइज नहीं होगा। अगर आप ऐसा चलते हैं तो आपका जो लाइफ का बैलेंस है वो भी डिस्टर्ब नहीं होगा। क्योंकि क्या होता है, कई जो कठिन एग्जाम है, स्पेशली यूपीएससी वगैरह, जो कि 1.5-2 साल चलते हैं, तो इट टेस्ट योर परसिवरेंस। वो आपके क्या कहना चाहिए, परसिवरेंस का भी टेस्ट है। तो मतलब सिर्फ आपकी नॉलेज का टेस्ट नहीं है, क्योंकि उससे गुजरना अपने आप में वो एक बहुत बड़ी बात है। तो अगर आप बिल्कुल इस तरह से रहते हैं कि आप तो सिर्फ पढ़ाई करेंगे और कुछ भी नहीं करेंगे, उसको सस्टेन करना बहुत मुश्किल होता है। आप 10 दिन ऐसा कर सकते हैं, 2 महीने ऐसा कर सकते हैं, पर 2 साल तक ऐसा करना बहुत डिफिकल्ट होता है। तो इसमें आप प्रॉपर एक बैलेंस रखें, कुछ उसके लिए समय रखें, अपने रिक्रिएशन के लिए समय भी रखें, पर वो समय बहुत सीमित होना चाहिए, बैलेंस्ड होना चाहिए। और जो आपके स्टडी का समय है, आपके जो लाइफ के जो गोल को अचीव करने का जो समय है, उससे वो कॉम्प्रोमाइज नहीं होना चाहिए। अगर ऐसा होगा तो गोल रीचिंग भी आपकी कॉम्प्रोमाइज हो जाएगी। जी को जो प्रतियोगी परीक्षाओं की तैयारी के लिए छोटी छोटी बातें हमको जिन पर ध्यान रखना चाहिए, उसके बारे में हमारा मार्गदर्शन कर रहे हैं, हमारे दर्शकों का मार्गदर्शन कर रहे हैं। देखिए, मैं आपको कहूंगा कि टाइम मैनेजमेंट इज लाइफ मैनेजमेंट, बिकॉज टाइम इज लाइफ। और हर व्यक्ति को पूरे अपने जीवन काल में, जैसे अगर कोई बच्चा 1 साल का होता है तो उसको 365 दिन मिले, तो अगर कोई व्यक्ति अगर 100 दिन को होगा तो उसको एक निश्चित दिन और घंटे ही मिलते हैं। जैसे अगर कोई व्यक्ति को 80 वर्ष की आयु होगा तो उसको 21,000 दिन करीब मिलते हैं। तो इस हिसाब से ये चीज अपने को ध्यान में रखते हुए कि एवरी मोमेंट इज प्रेशियस। एंड देन जो रेनबो ऑफ लाइफ है आपका, आप फर्स्ट आपकी प्रायोरिटी होनी चाहिए, आपकी हेल्थ होनी चाहिए, आपकी फैमिली होनी चाहिए, फ्रेंड्स होने चाहिए, सोसाइटी होनी चाहिए, आपके जो इमोशनल नीड्स हैं, एथिक्स है, स्पिरिचुअल नीड्स है, इन सब के बीच में बराबर आप टाइम डिवोट करते हुए, और इसी में से आप अपने 8 घंटे 10 घंटे अपने जो कॉम्पिटिटिव एग्जाम जो आपका गोल है लाइफ का, उसके लिए आप रखते हुए फिर आप स्पेंड करें, फिर इसमें कहीं कोई दिक्कत नहीं। न्यूज़पेपर्स पढ़ने की स्पेशल क्या हैबिट्स रखी जाएं ताकि उनका फायदा हमें मिले और मैं अच्छी तैयारी कर सकूं?
वो न्यूज़पेपर्स पे आपसे ज्यादा मार्गदर्शन चाहते हैं। जितेंद्र जी, बहुत अच्छा पॉइंट रेस किया आपने। और अ, ये हमें भी 2 साल बाद समझ में आया कि सिविल सर्विसेज के लिए न्यूज़पेपर पढ़ना क्या होता है, प्रॉपरली न्यूज़पेपर पढ़ना क्या होता है। तो पहले तो हम सारी ये खबर पढ़ते थे जो कोई राजनीतिक उठापटक चलती है, या कोई कहीं कोई मर्डर हो गया, कहीं कहीं किडनैपिंग हो गई, वो सब भी पढ़ते थे। फिर बहुत समझ में आया एक अटेम्प्ट खराब होने के बाद कि इसकी रिक्वायरमेंट क्या है। तो फिर हम समसामयिक विषयों पे उसका फोकस करने लगे। तो मेरा आपसे रिक्वेस्ट यही है कि आप सब लोग भी जो सुन रहे हैं, कृपया करके आप पुराने साल के जो क्वेश्चन पेपर्स हैं उसको देखें, उससे आपको बहुत क्लैरिटी आएगी। तो आपसे एक्सपेक्टेड है कि उसके जो एडिटोरियल्स आते हैं, या उसमें कोई जो इंटरनेशनल रिलेशंस के ऊपर जो न्यूज आती है, कोई इकोनॉमी पे कोई न्यूज आती है, कभी इकोनॉमिक सर्वे के बारे में कोई न्यूज आती है, कोई टैक्सेस कोई लेवी करते हैं अपन या विड्रॉ करते हैं, कम ज्यादा करते हैं, उसके ऊपर कोई न्यूज आती है, उस सबको पढ़ें, उसको अंडरलाइन करें, उसको काट के रखें, और उसको हाथों हाथ अपनी डायरी में नोट भी करते जाएं। अगर आप उसको डायरी में नोट नहीं करते तो आप मान लेना कि आप उसको रिवाइज नहीं कर पाओगे, और एग्जाम वाले दिन वो आपको हेल्प नहीं कर पाएंगे। यही जब आप मैगजीन्स भी पढ़ रहे हैं तो आप ऐसा करें। कई बार आपको देखते हैं मैगजीन्स या न्यूज़पेपर पढ़ते हैं, तो आपको उसमें अच्छे से कई बार बार डायग्राम्स या पाई चार्ट या इस तरह की ये बॉक्स में न्यूज मिल जाती है, 1 2 3 4 करके, बहुत ऑर्गेनाइज्ड वे में। तो वो आपके लिए बहुत यूजफुल रहती है। उसको एज इट इज पूरा काट के रख लें और फिर उसको रिवाइज करें। देखिए, ये पॉजिटिव थिंकिंग बहुत इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट है लाइफ का। और ये आपका तब आएगा जब आपका एक फीलिंग ऑफ ग्रेटिट्यूड है। ग्रेटिट्यूड ऐसे कि देखिए, हमारे सभी के जीवन में कुछ अच्छी बातें हैं और कुछ बातें ऐसी हैं जो इतनी अच्छी नहीं है, जो नेगेटिव हैं। इसी प्रकार हम में से प्रत्येक व्यक्ति की कुछ स्ट्रेंथ्स हैं और कुछ डेफिनेटली कुछ वीकनेसेस भी हैं। तो हम अगर हमारी, इफ यू काउंट ऑन योर ब्लेसिंग्स, जो आपकी अच्छी बातें हैं उनकी आप गिनती करो और उसके प्रति आप भगवान को धन्यवाद दो, तो मैं समझता हूँ आप में एक पॉजिटिव कॉन्फिडेंस आता है। फिर अगर आप ये सोचने की बजाय ये सोच मान लो ये सोचो कि साहब मेरी तो थोड़ा अंग्रेजी में ग्रामीण पृष्ठभूमि का हूँ और हिंदी मीडियम से पढ़ा हूँ, और ये तो इसमें इंग्लिश का भी पेपर आएगा तो मैं कैसे कर पाऊंगा, ये सोचने के बजाय अगर ये सोचें, आप ध्यान में रहें पर उससे घबराएं ना, पर ये सोचें कि मेरे में ये क्षमता है कि मैं 8 घंटे एक साथ बैठ सकता हूँ, या मुझे कोई भी आप किताब दे दो 2 दिन में याद करके पूरी सुना सकता हूँ। तो ऐसे हर व्यक्ति में कुछ ना कुछ स्ट्रेंथ होती है। या मेरी जो हैंड राइटिंग में 10 मिनट में इतने वर्ड्स लिख सकता हूँ, कुछ भी आपकी स्ट्रेंथ हो सकती है। या मैं गणित में अच्छा हूँ। तो आपके जो पॉजिटिव एस्पेक्ट है लाइफ पे, उसको काउंट करें, क्योंकि जीवन में कोई भी ऐसा व्यक्ति नहीं है जिसमें कोई कमी ना हो या जिसके जीवन में कोई नेगेटिव बात ना हो। उस पर फोकस करेंगे डेफिनेटली, उसको ही आप नर्चर करें। आप समझ रहे हैं? जी सर। है ना? सर, इसमें एक कोई व्हाट्सएप मैसेज आया था, मुझे ध्यान है कि देयर आर 2 बुल्स फाइटिंग विद इन यू, है ना? वन नेगेटिव एंड वन पॉजिटिव, एंड डू यू नो विच वन विल विन? जो सकारात्मक विचार आते हैं आपके, उसको आप पोषण प्रदान करें, उनको बलिष्ठ बनाएं, तो निश्चित रूप से आपके जीवन में पॉजिटिविटी या सकारात्मकता की ही विजय होगी। बिल्कुल, इसमें कोई संदेह नहीं है। और ये परसेंटेज वेरी करता रहता है, पर हमारे बहुत सारे साथी हैं अभी भी जो कि हिंदी मीडियम से अपेयर हुए थे और उनके हमारे से अच्छे मार्क्स आए थे। तो ये बिल्कुल दिमाग से निकाल दीजिए कि इसमें कोई, और मैं ये बताऊं, इसमें बहुत सारी भ्रांतियां यूपीएससी के बारे में कि साहब ये सब्जेक्ट तो ज्यादा स्कोरिंग है, इनका ज्यादा होता है। हो सकता है कुछ कुछ ट्रेंड्स अगर आप स्टैटिस्टिक्स को एनालाइज करो तो करो, बट उससे ज्यादा महत्वपूर्ण आपके अंदर का खुद का जो आत्मविश्वास है, आपके अंदर जो सफलता के प्रति जो आपका लगाव है, जो तीव्र इच्छा है, ये जो कारक हैं, ये आपके ऑप्शनल चुनने से या मीडियम को होने से कहीं ज्यादा महत्वपूर्ण है, कहीं कहीं ज्यादा। मैं आपको एक छोटा उदाहरण आप बताऊं अगर समय हो तो। एक बार एक गुब्बारे वाला था, तो वो गुब्बारे बेच रहा था। हरे हरे पीले लाल रंग के सभी लगे, तो बच्चे अट्रैक्टिव कलर्स थे, उनको ले रहे थे। तो एक छोटा बच्चा आया, उसने काले रंग का गुब्बारा देखा, तो उसने कहा अंकल ये कोई नहीं ले रहा है, मैं ये लेना चाहता हूँ, तो क्या ये भी ऊपर जाएगा? हीलियम वाले गुब्बारे जो होते हैं, हवा के जो उड़ते हैं ऊपर। तो गुब्बारे वाले ने इसको बहुत महत्वपूर्ण बात कही, बेटा ये गुब्बारे के रंग रूप पे निर्भर नहीं करता कि वो ऊपर जाएगा कि नहीं जाएगा, ये इस बात पे निर्भर करता है कि इस गुब्बारे के अंदर क्या है। सही बात, बहुत सही हाँ, बात। तो जो कोचर मैडम जो पूछ रही है सवाल, मैं उनको यही कहना चाहता हूँ कि ये इस पे बिल्कुल निर्भर नहीं करता कि आपने कौन सा विषय लिया है, कौन सा ऑप्शनल लिया है, या कौन सा आपका माध्यम है, या कहाँ पे आप पढ़े हैं। ये इसके ऊपर निर्भर करता है कि क्या आपके अंदर वो गुण हैं जो आपको
प्रतियोगी परीक्षा में सफलता दिला सकते हैं। और वो कुछ उनमें से कुछ मैंने बताने पर नहीं। और सर आज का एक अंतिम सवाल जो कमलेश सैनी आपसे जानना चाहते हैं कि सर आपने जॉब में रहते हुए समय को कैसे मैनेज किया कि आप फिर आईएएस में भी आए, और ये सफलता का हमारे लिए भी एक एक प्रेरणा का स्रोत हैं आप। और सर वो मैनेजमेंट कैसे आपने किया ताकि हम भी कुछ कर पाए, वो जानना चाहते हैं सर आपसे। मैं आपको बताऊं कि एक्चुअली इट हेल्प्ड मी। मैं आपको छोटा उदाहरण बताता हूँ। एक बार एक बायोलॉजी के टीचर, जो बटरफ्लाई होती है, तितली होती है, उसके लाइफ के अलग अलग स्टेजेस होती है। तो पहले एग होता है, लार्वा होता है, फिर प्यूपा होता है। तो उसमें प्यूपा वाले स्टेज में उससे जो उसका जो कीट है वो उससे बाहर निकलता है और फिर तितली बन के उड़ जाता है। तो टीचर ने कहा, उसको समझा रहे थे, उनका कोई फोन आ गया तो उन्होंने बच्चों का, बच्चों तुम छेड़ना मत इसको, मैं अभी आ रहा हूँ। तो एक स्टूडेंट को दया आ गई, वो जो लार्वा है उसमें से, प्यूपा में से बाहर निकलने का संघर्ष कर रहा था। तो उसने जो बाहर जो उसका खोल था उसको हटा दिया। टीचर थोड़ी देर बाद आए तो वो तितली मर चुकी थी। तो पता क्या हुआ? टीचर ने उसको बताया कि आपने उसकी मदद करने के प्रयास में आपने उसका नुकसान कर दिया। और ऐसे कि जब तक वो लार्वा उस प्यूपा से बाहर आने के लिए वो संघर्ष नहीं करता, उसके पंख इतने मजबूत नहीं हो पाते कि वो आगे जीवित रह सके और वो तितली बनकर उड़ पाए। तो जब आप चैलेंजेस में काम करते हैं, जब आप धारा के विपरीत बहते हैं, तब आप पूरा अपना एफर्ट लगाते हैं। और मेरा समय याद आ रहा है मुझे। मैं उस समय जब यहाँ एसएमएस हॉस्पिटल है, तो हमारे जब क्लास होती थी सुबह, तो और डॉक्टर्स सब जाते थे। तो मैं कई बार, जैसे मेरे पहली बार में सिलेक्शन नहीं हुआ था, तो हमारी हेड ऑफ द डिपार्टमेंट कहती थी, लो भाई कलेक्टर साहब आ गए। मतलब मैं वो भी जी निराशा सर, मैंने देखी है। जी सर, फिर मुझे जी सर। ध्यान है कि जब हमारा एग्जाम का समय था, तो जब मेंस का एग्जाम होता है, तो उस समय मेरी ड्यूटी आईसीयू में लगा दी थी यहाँ एसएमएस के, जिससे कि मैं छुट्टी भी अप्लाई करके नहीं जा सकूं, और आईसीयू ड्यूटी आप छोड़ भी नहीं सकते। तो जब मेरा एग्जाम होता था, तो हम आईसीयू में 3 शिफ्ट में ड्यूटी होती है, मॉर्निंग, इवनिंग और नाइट। तो मुझे ध्यान है, मैं 2-2 3-3 दिन मॉर्निंग इवनिंग नाइट, मॉर्निंग इवनिंग नाइट वो करके, फिर मैं एक दिन तैयारी करता था एग्जाम की, उससे अगले दिन एग्जाम देने जाता था, एग्जाम देकर के सीधा मैं आईसीयू में आता था। पर मुझे ध्यान है आज भी, मतलब वो पुराने दिन मुझे याद आते हैं आज भी। आप यहाँ जो पुराने कोई नर्सिंग स्टाफ या डॉक्टर से उनसे पूछेंगे, तो उनका एक ही रहता था कि समिति बोले साहब वो तो पढ़ते रहते हैं, वो पढ़ते रहते हैं। पर मैं बता रहा हूँ कि अगर वो इतना शायद रेजिस्टेंस नहीं होता, तो मैं भी शायद इतना एफर्ट नहीं डालता। मे भी हो सकता है कि अगर मुझे 2 महीने की छुट्टी मिल जाती, मैं बहुत आराम से पढ़ता शायद, मैं नहीं बता रहा। तो मैं जो सदस्य हैं जो पूछ रहे हैं, मैं उनको कहना चाहता हूँ कि जितनी बाधाएं आप फेस करते हो लाइफ में, वो आपको उतनी स्ट्रांग बनाती हैं, वो आपको जीतने का उतना ही दृढ़ विश्वास है आपके अंदर उत्पन्न करती हैं। और कोई भी व्यक्ति ऐसा नहीं जिसके जीवन में बाधाएं ना हो। पर आप बाधाएं देखोगे तो बाधाएं नजर आएंगी, अगर आप दूर देखोगे, संभावनाएं देखोगे, तो आपको संभावनाएं भी नजर आएंगी। ये आपके नजरिए के एटीट्यूड की बात है कि आप अपने जीवन में क्या देखते हैं। और यही पॉजिटिव सोच का भी महत्व है। और मैं समझता हूँ, आप सबको शुभकामनाएं मैं देना चाहता हूँ कि जो भी व्यक्ति इस बात को सुन रहे हैं, कि मेरी सफलता इसी में है कि जो मैंने अभी आधे पौन घंटे का समय आपसे आज गुजारा है मेरे जीवन का, तो उसमें अगर कोई एक ही व्यक्ति के सिलेक्शन में भी वो हेल्प कर सके या मैं उनको गाइड कर पाया हूँ, तो मैं समझता हूँ इस समय का मिले। मैं एक मैसेज देना चाहता हूँ, आप अलाउ करें तो। है ना? ये रॉबर्ट फ्रॉस्ट ने कविता लिखी थी, द माइल्स टू गो बिफोर आई स्लीप, और इसको हरिवंश राय बच्चन ने इसका अनुवाद किया। वो मैं आपको सुनाना चाहता हूँ, क्योंकि जो ये काफी इंस्पायरिंग है, जो एस्पिरेशनल स्टूडेंट्स हैं उनके लिए, है ना। द वुड्स आर लवली डार्क एंड डीप, बट आई हैव प्रोमिसेस टू कीप एंड माइल्स टू गो बिफोर आई स्लीप। इसको बच्चन साहब ने कहा था, गहन सघन मनमोहक वन तरु मुझको आज बुलाते हैं, किंतु किए जो वादे मैंने याद मुझे वो आते हैं। तो वो वादे जो आपने अपने आप से किए हैं, अपने परिवार से किए हैं, अपने समाज से किए, अपने देश से किए हैं, उनको आपको हमेशा याद रखना पड़ेगा। क्योंकि ऐसे अवसर आएंगे जब आपको लगेगा कि अब आप थक गए हैं, या अब आप थोड़ा सा आज 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 पढ़ाई नहीं करते, आज सो जाते हैं, या आज टीवी देख लेते हैं, या व्हाट्सएप कर लेते हैं, या फेसबुक कर लेते हैं। इसलिए किंतु किए जो वादे मैंने याद मुझे वो आते हैं, अभी कहाँ आराम बड़ा, ये मूक निमंत्रण छलना है, अरे अभी तो मीलों मुझको चलना है। तो आप चलते जाइए, बिना रुके चले जाइए, बिना डिगे चले जाइए, बाधाओं को पार करते जाइए, संभावनाओं को देखते जाइए, जीवन के लक्ष्य हासिल करते जाइए, आप निश्चित रूप से सफल होंगे। बहुत बहुत धन्यवाद और बहुत बहुत शुभकामनाएं। जी सर, आपका बहुत बहुत आभार।